आकाशवाणी रायपुर है। प्रस्तुत है कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम। भेंटकर्ता और प्रस्तुत करता है अविनाश दिवाकर। प्रस्तुति है आकाशवाणी बिलासपुर की। श्रोताओं, कोविड-19 जागरूकता के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो संगी मितान और साथी अविनाश दिवाकर। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पूर्व के कार्यक्रम में राज्य मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर मल्लिकार्जुन राव सगी से जो हमने आपकी मुलाकात कराई थी, तो डॉक्टर साहब ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी। शायद आप भूल गए होंगे। आइए फिर से वो बात दोहराते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मल्लिकार्जुन राव। मैं पहले निमैंस बेंगलुरु में काम किया था और अभी छत्तीसगढ़ में बिलासपुर स्टेट मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल, इसमें एज ए मनोरोग विशेषज्ञ पद पे मैं काम कर रहा हूँ। आपका जो भी कुछ हॉबीज है, यानी जो खाली समय पे आप करते हैं, किसी को अच्छा लगता है कि गार्डनिंग करने में, पेड़ पौधे लगाने में, और किसी को अच्छा लगता है ड्राइंग करने में, किसी को अच्छा लगता है कुकिंग करने में, यानी खाना वाना बनाने में। तो ऐसे हॉबीज को आप बढ़ाइए ताकि आपका मानसिक स्थिति संतुलन रहे। उम्मीद है श्रोताओं आपको याद आ गई होगी डॉक्टर साहब की बात। कोविड-19 के इस दौर में जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं वो तो परेशान है ही, लेकिन जो नहीं भी हुए उन्होंने भी मानसिक रूप से काफी परेशानियां झेली है। किसी परेशानी से निकलने का सबसे अच्छा मौका है किसी अन्य बात पर फोकस किया जाए, ध्यान लगाया जाए, जो हमें पसंद हो, हमारी रुचि का हो, और यही हमारी हॉबीज काम आती हैं। 10 अक्टूबर को हमने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया था। श्रोताओं, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे ऐसे ही साथियों से जिन्होंने अपनी हॉबीज पर ध्यान केंद्रित किया। यहाँ विशेष बात यह है कि जिनसे हमने बातें की हैं, संयोग से हमारे दोनों ही प्रतिभागियों के नाम एक ही हैं और वो नाम है ऋषिका, डॉक्टर ऋषिका सोनी और ऋषिका साव। आइए पहले बातें करते हैं डॉक्टर ऋषिका सोनी जी से। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम बातें कर रहे हैं रुचियों के ऊपर, अभिरुचियों के ऊपर, यानी शौक के ऊपर। और अभी का जो समय था उसमें काफी ज्यादा हम सब के पास समय रहा है और ये सोचने का भी समय रहा है कि हमारी रुचियां क्या हैं और किस क्षेत्र में काम करके हमें बहुत ही अच्छा लगता है, या बीच बीच में जो समय मिलता है उसमें कुछ नई चीजें करके हम अपने आप को और अधिक जान पाते हैं। तो इन्हीं सब पर आज हम बातें कर रहे हैं और हमारे बीच हैं ऋषिका जी। ऋषिका जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। ऋषिका जी, आप बताइए कि आपकी जो अभिरुचि है वो किस क्षेत्र में है? जी, मुझे एक्चुअली पेंटिंग करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हमेशा से रहा है जी। तो मेरी सबसे पहली जो रुचि रहेगी वो पेंटिंग ही है। हाँ जी, जैसा कि हम जानते हैं कि पहले जो आदि मानव था वो भी गुफाओं में पेंटिंग किया करता था, चित्रकारी किया करता था। कुछ भी जो कलाकृतियां हैं, जो वो कार्यकलाप करता था, चाहे वो शिकार की बात हो या किसी जानवर की आकृति, या आदि मानव अपनी ही आकृति भी उकेरता था दीवालों में। वहां से हमें जानकारी है कि जो मनुष्य है उसके द्वारा किसी प्रकार की चित्रकारी की जाती है और उसके साक्ष्य भी हमने इतिहास में देखे हुए हैं। और इन्हीं सब बातों से प्रेरित होते होते जो आधुनिक मानव है वो धीरे धीरे इसमें परिवर्तन करता गया और फिर उसके बाद आज जो चित्रकारी का जो आधुनिक स्वरूप है वो हम देख पाते हैं, काफी ज्यादा सुधार उसमें आ चुका है। और शायद पहले जो जानवरों की छाल है या फिर किसी प्रकार का और जिसको कैनवास के तौर पर इस्तेमाल करता था मनुष्य, उसमें सुधार आते गया। पहले जो प्राकृतिक रंग लेते थे, आज की स्थितियां काफी बदल चुकी है और बहुत ही सुंदर कलाकृति अब मनुष्य करता है। और लेकिन
दोनों बातों में कॉमन ये है कि तब भी मनुष्य अपने मनोभावों को उकेरता था किसी भी पृष्ठभूमि पर, और आज भी उकेरता है, बनाता है, चित्रकारी करता है। आप चित्रकारी को किस प्रकार से समझती हैं? मेरे हिसाब से या मेरे लिए अगर मैं बात करूं तो चित्रकारी एक तरीके का मेडिटेशन है। जी। मेडिटेशन क्यों है? क्योंकि चित्रकारी करने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोकस, कंसंट्रेशन और एक तरीके का पेशेंस, जब आप कोई भी चीज, कोई भी पेंटिंग किसी भी कैनवस पे, खाली कैनवस पे शुरू करते हैं जी। तो आपको बहुत ही ज्यादा पेशेंस और वो फ्लो चाहिए होता है जब आप उसे पूरा करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें अपने जीवन में बहुत 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 जरूरी है। एकाग्रता, फोकस और पेशेंस। मुझे लगता है कि अगर हम अपने इन सारी चीजों को अगर अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लें तो हमारे काम भी आसान हो जाएंगे, या जो हम काम करते हैं उसमें भी काफी फर्क पड़ेगा। तो मैंने ये महसूस किया है। बिल्कुल बिल्कुल। पेंटिंग करना एक मेडिटेशन है। जी जी जी। जिस प्रकार एक संगीतकार अपने संगीत में खो जाता है, जो उसमें रुचि लेता है वो उसको करते करते खो जाता है, उसी प्रकार की बातें आपने कही हैं कि जब कलाकार डूब जाता है तो फिर उसकी गहराइयों में उसे कुछ और नजर नहीं आता और वहां पर से वास्तविक रूप से सृजन होता है। ऋषिका जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपको जो चित्रकारी है उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? जैसे कई बार ऐसा हम देखते हैं कि बचपन में बच्चे शुरू से ही कुछ कुछ दीवारों पर लिखते रहते हैं, तब से आप कर रही हैं, या फिर बाद में आपको एहसास हुआ कि पहले कुछ और भी शौक थे, धीरे धीरे आपको पता चला कि मुझे चित्रकारी नैसर्गिक रूप से बहुत पसंद है? हाँ, तो एक्चुअली मैं जब से, मुझे लगता है जब से मैं छोटी थी मैं तब से कर रही हूँ। तो जब मैं घर में जब दीवारें होती थी तो मैंने बहुत सारी उनको गोद दिया या बना दिया या पेंटिंग बनाई, तो वहाँ तब से मैं पेंटिंग कर रही हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे मुझे भी ऐसा लगने लगा कि मेरा रुचि है इस चीज में, तो मैंने उसको इम्प्रूव भी किया। मैंने प्रोफेशनली सीखा भी है पेंटिंग करना। तो पहले तो ऐसा था कि मैं सिर्फ पोर्ट्रेट्स बनाती थी, और अभी मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। तो उस चीज को करने के लिए, मैं डॉक्टर बनने के लिए मुझे काफी पढ़ाई और काफी ज्यादा समय देना पड़ा। इस चक्कर में ऐसा होता है कि आप अपनी हॉबीज या अपने जो पैशन होते हैं उसको कहीं बहुत पीछे छोड़ देते हैं। तो मुझे इंस्पिरेशन या जो बोलते हैं प्रेरणा हमेशा से अपने एक तो पेरेंट्स से मिली, क्योंकि मेरी मदर भी एक आर्टिस्ट हैं, और साथ में मुझे अपना जो नेचर है या एनवायरनमेंट जिसको बोल रहे हैं, प्रकृति, मुझे हमेशा से लैंडस्केप बनाना, सनराइज, सनसेट, ये सारी चीजें बनाना ये बहुत 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 अच्छा लगता था। आसपास के लोग भी हैं कि बैठने तरीका, उठने का तरीका, तो वो मुझे काफी इंस्पायर करता है। जी जी। और जैसा आपने बताया कि आप चिकित्सक भी हैं, तो अभी 10 अक्टूबर का जो दिन था वो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में हमने मनाया है, और हम बातें कर रहे हैं इसीलिए कि जो अभिरुचियां हैं, जो रुचियां हैं, उसको जागृत किया जाए और उसको फिर से कहीं ना कहीं जिंदगी में एक जगह भी मिले, क्योंकि जो डेली रूटीन के जो काम होते हैं उसमें व्यक्ति का मन थक जाता है, बोरियत भी महसूस होती है। इसलिए ज्यादा अच्छा है कि किसी एक अभिरुचि की ओर मुड़ा जाए, क्योंकि सबके पास कोई ना कोई अभिरुचि तो होती ही है, तो उसमें काम किया जाए और ये सब करके हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि अभी का जो समय है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें, क्योंकि बाहर जाने का मौका बहुत ज्यादा नहीं मिल पा रहा था इस बीच, और अभी भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस तो हैं ही, पूरी तरीके से तो गाड़ी पटरी पर नहीं लौटी है। बहुत जरूरी। अभी तो लोगों को समय मिल गया है, और जो जैसे जैसे समय बीतते जाएगा तो फिर से वापस लोग अपने पुराने रूटीन पर ही आ जाएंगे, तो थोड़ा सा वक्त कम मिलता है। तो कैसे लोग वक्त निकालें उसके लिए, ताकि उस क्षेत्र में भी कुछ अच्छा किया जा सके और जो अपनी परिपूर्णता है वो पाई जा सके, क्योंकि उसको करके ही जो खुशी या जो एहसास होता है वो बहुत ही अद्भुत होता है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि दिन में घंटे या उसमें से ही आपको समय निकालना है। हम कई बार क्या करते हैं, अपने काम में या अपनी पढ़ाई में अपने आप को इतना बिजी कर लेते हैं कि शायद हमारे लिए हमारे खुद के पास एक घंटा भी नहीं होता अपनी रुचियों को देने के लिए या हॉबीज को देने के लिए। तो मेरे हिसाब से आपको व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टाग्राम अगर आप दिन में 2 या 3 घंटे चला रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास ऐसा टाइम हो जो आपको लगता है कि आप वेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है इतना टाइम तो सबके पास होता है कि 1 घंटे आप उसमें अपनी डेली रूटीन से या दिनचर्या से निकाल करके अपनी हॉबीज पे दें, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे आपका मेंटल आप बहुत
बहुत ही डेवलप होंगे, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। जी सही बात है। जहाँ से भी हमारा समय वेस्ट होता है, व्यर्थ होता है, नष्ट होता है, उस समय को जरूर निकालें और वही समय रुचियों को दें, तो ज्यादा रचनात्मक रूप से हम अपना विकास कर पाएंगे। जी पेंटिंग के विषय में आप बताइए कि आप पेंटिंग में कौन सी विधा करती हैं? जो बहुत सारे अलग अलग उसमें प्रकार हैं, उसमें किसी विशेष पर आपने ध्यान दिया है? जी जी बिल्कुल। मैंने एक्चुअली जब मैं बचपन से ही हमेशा से ही मैं पेंसिल और चारकोल से पोर्ट्रेट्स बनाते हैं जी, तो वो मेरा हमेशा से एक रहा है रुचि उसमें। तो इस बार ये जो लॉकडाउन काफी समय तो मैंने दूसरे जो पेंटिंग होते हैं, ऑयल पेंटिंग होते हैं, वाटर कलर भी एक मीडियम होता है, तो मैंने इसको बहुत ज्यादा और नजदीक से देखने की कोशिश करी। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा काम अब करना बाकी हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा जो मैं कर पाती हूँ अभी वो है पेंसिल और चारकोल से पोर्ट्रेट्स बनाना, क्योंकि इसको काफी समय से बनाते आ रहे हैं। अच्छा। इसमें कोई विशेष सावधानी की जरूरत होती है जब ऐसा किया जाता है? तो विशेष सावधानी की तो कोई जरूरत नहीं है, मगर हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल अलग अलग तरीके होते हैं जी। यूट्यूब में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, आपको जो भी आपको मीडियम जिसमें भी आपको इंटरेस्ट लगे। जैसे मैं पर्सनली एक बनाने के लिए मैं देखकर ही बनाती हूँ, ऐसा जनरली कोई मेथड नहीं होता, बट एक बिगिनर लेवल पे एक ग्रिड मेथड होता है जो सिखाया जाता है, तो मैंने वो भी सीखा है। उससे आप शुरुआत कर सकते हैं अगर आपको पोर्ट्रेट्स बनाना है तो। और एक्रेलिक्स में सिंपल लैंडस्केपिंग होती है, पहले आप कलर को मिक्स कैसे करेंगे कैनवस पे, वहां से चालू कीजिए और फिर आप धीमे धीमे आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि आप अपने आप ही वो चीज फिर एक फ्लो में होने लगती है। तो मुझे लगता है कि यूट्यूब और एक पिंटरेस्ट एक बहुत अच्छा ऐप है जिससे आप काफी सारी चीजें ऐसे इन जनरल भी सीख सकते हैं, उसमें काफी नए तरीके भी बताए जाते हैं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। जी, आपको पता कैसे चला कि पेंटिंग की जो विधा है उसमें आपको कुछ ज्यादा ही रुचि है? शुरू से ही आपको ऐसा लगता था कि कुछ मन में जो भाव आ रहे हैं उन्हें कागज पर उकेरा जाए? जैसे कई बार कई लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि उनकी रुचि क्या है, कई क्षेत्रों में वो करते रहते हैं वो काम, तो भी उनको पता नहीं चलता, कभी कभी किसी को पता चल जाता है। आपको कैसे पता चला था? जी, मुझे हमेशा से मुझे लगता है कि एक नेचुरली वो इंस्टिंक्ट था। जब मैं छोटी थी तब भी दीवारों पे या जो हमारे जो ड्राइंग के कॉपीज होते हैं हमारे स्कूल्स में जो हमें ड्राइंग कराई जाती है, तो मैं तब भी ड्राइंग करती थी। फिर मुझे ऐसा लगा, फिर मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बोला कि प्रोफेशनली ये जा करके कहीं सीखना चाहिए, तो वैसे करके मेरा ग्रेजुअली ये डेवलप हुआ। और फिर जब आप एक चीज को करने लगते हो तो आपको फिर उसमें मजा आने लगता है, आप और चीज को एक्सप्लोर करते हो। वो करते करते शायद ऐसा मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैं हमेशा से ही पेंटिंग करती थी बहुत छोटे से। अच्छा, अभी के समय में आपने क्या क्या बनाया? अभी जब आपको कुछ समय ज्यादा मिला होगा तो फिर कुछ अलग अलग कलाकृतियां बनाई होंगी आपने, तो अभी तक आपने बनाया है उसमें से? जी, मैंने शुरुआत तो हमेशा से पोर्ट्रेट से ही चालू किया, क्योंकि मैंने बताया कि मैं डॉक्टर हूँ। मैंने 6 साल की जो पढ़ाई करी है MBBS की, उसमें ये सारी चीजें छूट गई थी, तो मुझे वापस से शुरू करना पड़ा। तो मैंने पोर्ट्रेट से ही चालू किया था, बट फिर मुझे लगा कि मेरे पास इतना टाइम है लॉकडाउन में और मेरे पास कुछ कैनवस वगैरह थे, तो मैंने फिर एक्रेलिक शुरू किया। तो मैंने लैंडस्केप्स बनाए कैनवस पे और मैंने कुछ पोर्ट्रेट भी बनाए कैनवस पे। तो अभी यही किया मैंने, और वाटर कलर और में और ज्यादा अभी एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो ये सारी चीजें मैंने करी है। बाकी पोर्ट्रेट चारकोल मैंने बनाए हैं, तो वैसे मुझे वापस से शुरू करना पड़ा है सारी चीजों को, क्योंकि इतने दिन हो गए थे, 3 साल हो गए थे। आपकी जो कला है उसे आपने कहीं किसी मंच पर भी प्रदर्शित किया है? जी हाँ, जब मैं छोटी थी, जब मेरे पास काफी वक्त था, जब हमारे चलते थे, तो हम लोगों ने काफी सारे पेंटिंग कॉम्पिटिशन में मैंने पार्ट लिया था। तो वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। उसके बाद मेरा कॉलेज चालू हो गया, तो हम कॉलेज में भी पार्टिसिपेट करते थे, कुछ इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन। तो ये सारी चीजें हमने करी है। बट हाँ, कॉलेज में मिला अभी, क्योंकि मेरा काम था और उसके बाद अभी मुझे लॉकडाउन में वक्त मिला, तो मैंने वापस से सोचा कि इसको शुरू किया जाए। तो मैं अभी तो फिलहाल नहीं गई हूँ कहीं, पर हाँ, जब मेरे पास समय होता था स्कूल में या कॉलेज में, तब मैं हमेशा करती थी और मैंने कुछ पेंटिंग कॉम्पिटिशन भी अटेंड किए हैं। जी।
अगर किसी बच्चे को शुरू से ऐसा लगता है कि, या उसके पेरेंट्स को लगता है, उसके अभिभावक को लगता है कि बच्चा किसी विशेष क्षेत्र में रुचि ले रहा है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? आप क्या संदेश देना चाहती हैं? हाँ, मैं पेरेंट्स या अभिभावकों को सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करो और पढ़ाई में ही सब कुछ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई आपके लाइफ का या आपकी पर्सनालिटी का वो एक पार्ट है। हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जरूरी नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या सीए या यही बने। बहुत सारी चीजें करने के लिए और पेरेंट्स को समझना चाहिए। अब हमारे पास इतना फास्ट इंटरनेट है, सब कुछ है, तो आप देखिए कि कितना स्कोप है इन सारी चीजों का भी, बाहर भी और यहाँ भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है कि एटलीस्ट अपने बच्चों को, एक मेरा जो मोटो है लाइफ में वो ये है कि एटलीस्ट रन फॉर एक्सीलेंस। तो किसी भी चीज में या किसी जो भी काम करें, चाहे आप क्षेत्र में हो, पेंटिंग में हो, डांसिंग में हो, म्यूजिक में हो, किसी में भी हो, रन फॉर एक्सीलेंस। आई थिंक ये मोटो होना चाहिए। और पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए इस चीज के लिए कि सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें करने के लिए। और सच में इंटरेस्टेड है उसको बिल्कुल कराइए और बहुत अच्छे से कराइए। जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने की है। बहुत ही ज्यादा ये हमारे जो साथी हैं, सुनने वाले साथी, उन सबको प्रोत्साहित करेगा। और साथ ही जो खाली समय होता है या फिर कुछ समय ऐसा होता है जिसे हम ऐसे ही फालतू नष्ट कर देते हैं, तो उस समय का ऐसे सदुपयोग करके हम निश्चित रूप से अपनी रुचियों को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और वो सब जो है हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं वो हमें मदद ही करेंगी और साथ ही मस्तिष्क के विकास के लिए भी वो काफी ज्यादा बेहतर साबित होंगी। तो इन सब पे आज आपने बातें की है। चित्रकारी, पेंटिंग है, वो बहुत ही अच्छी विधा है। इसके बारे में आपने विस्तार से बताया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चलते चलते हम बस एक आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि श्रोताओं के लिए आप कौन सा गीत सुनवाना चाहती हैं? जी, मेरा पसंदीदा गाना है जो मुझे तारे जमीन पर का है, खोल खोलो दरवाजे। जी, वो गाना बहुत पसंद है। जी, मैं चाहती हूँ कि सभी को गाना सुने। जी, सभी खुशियों के दरवाजे हमारे सब साथियों के लिए खुल जाए, ऐसे गाने को हम आपके लिए लेकर आते हैं। हमसे बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, थैंक यू। जरूर सुनिए, आनंद लीजिए। खोलो खोलो दरवाजे, पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंधी है हवा, मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके, अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं, उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां, तेरी तो मंजिल है वही। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। तिवारी सर, आप गए नहीं? आप तो 5 मिनट में जाने वाले थे। ये क्या बना रहे हैं आप? ये मेढक, ये बतख और ये केला। ये मेढक? बासी जिंदगी उदासी ताजी, हंसने को राजी, गर्मा गर्म सारी अभी अभी है उतारी। जिंदगी तो है बताशा, मीठी मीठी सी है आशा, चकले रख ले हथेली से ढक ले इसे। तुझ में अगर प्यास है, बारिश का घर भी पास है। रोके तुझे कोई क्यों भला, संग संग तेरे आकाश है। तू
है झम से बिखर, तू है नदियों बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों को कोविड-19 के बारे में ये जानकारी अवश्य दें। आपस में 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। नाक, मुंह या आंखें अनावश्यक न छुएं। बार बार हाथ साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोएं। खांसते एवं छींकते समय रुमाल या कोहनी से नाक मुंह ढकें। कोविड-19 से बचाव के लिए आशा कर्मियों से सलाह लें। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन एम नागरकर, डायरेक्टर एंड CEO एम्स रायपुर। मैं आप सबको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप जानते हैं कि कोविड-19 का ये वायरस का इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसको वैश्विक महामारी यानी पैंडेमिक कहते हैं, मगर ये ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी पेशेंट्स जो इसमें जिनको ये संक्रमण होता है वो ठीक होकर के बाहर जा रहे हैं। 80% लगभग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बाकियों को अगर हॉस्पिटल में जिनमें भर्ती भी करते हैं, ठीक भी रहते हैं, तो भी वो वक्त के साथ उनमें भी सुधार आ रहा है। और जब भी ये पेशेंट डिस्चार्ज होकर वापस जाते हैं, अपना बाकी घर जाते हैं, बेशक हम उनको पहले 2 हफ्ते के क्वारंटाइन अपनी सेफ्टी के लिए बोलते आए, लेकिन बाद में वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह गुजर बसर कर सकते हैं। वो बाकी आपके भाई बहनों की तरह हैं और वो बिल्कुल सोसाइटी में आम आदमी की तरह मिल सकते हैं। उनके साथ बिल्कुल कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्टिग्मा पालन करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन इससे वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, तो बिल्कुल उनके साथ कोई भेदभाव की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल है बाकी की तरह। उसी तरह से जो डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ जो भी हॉस्पिटल में होते हैं या पुलिस ऑफिसर्स या जो भी सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी जो भी ऐसे मरीजों की देखभाल में आगे आते हैं, उनके साथ भी भेदभाव ना करें। वो आपके लिए बिल्कुल योद्धाओं की तरह सामने खड़े हैं और आप ही की जान बचाने के लिए वो पूरी तरह से 24 घंटे संघर्ष कर रहे हैं। वो आपके मित्र हैं, उनसे प्यार करें, उनको सपोर्ट करें, तो वो और अच्छी तरह से आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनुष्का शर्मा बोल रही हूँ। जब देश भर की महिलाओं ने ये ठान लिया था कि वो सबको दरवाजा बंद तो बीमारी बंद का पाठ पढ़ाएंगी, तो किसने सोचा था कि उनकी ये पहल इतनी बड़ी लहर बन जाएगी। आज कोरोना वायरस महामारी के समय में हम सबको स्वच्छता के इस पाठ को दोबारा याद करना और कराना है, क्योंकि अगर हम अपने आसपास सफाई का ध्यान रखेंगे, खुले में शौच ना जाकर खुद को स्वस्थ और भारत को स्वच्छ रखेंगे, तो हम किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम बनेंगे। इसीलिए आइए आज फिर उसी पाठ को दोहराते हैं। खुले में शौच ना करके, शौचालय का दरवाजा बंद करके बीमारी को देश से दूर भगाते हैं। कीजिए शौचालय का इस्तेमाल और रहिए खुशहाल। हर कोई, हर रोज, हमेशा। जय हिंद। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जनहित में जारी। हाय मेरे हाथ, ये बाल्टी कंघा छूते ही मेरे हाथ तो वायरस बन गए। मेरा गला पकड़ लिया, तभी वो आया, बोला सेल्समैन शौचा सिंह, बस 20 सेकंड की धुलाई और खेल खत्म। पूछा तुम कौन? बोला मैं तेरा साबुन, और सपना टूट गया। सपना फिल्मी है पर साबुन ही है, ऐसे वैसे कैसे भी वायरस और देखी अनदेखी गंदगी से निपटने का सबसे वफादार यार। ध्यान रहे 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना, खासकर 4 मौकों पर, यानी जब शौच को जाओ, जब बाहर से आओ, बच्चों का मल साफ करने के बाद, खाना खाने, पकाने और परोसने से पहले। तो चलो साबुन पर हाथ रखकर खाओ कसम, हाथों को वायरस नहीं बनने देंगे हम। स्वच्छ भारत अभियान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम और आज हम चर्चा कर रहे हैं उस विषय पर जिसका शीर्षक है
शौक से दें मानसिक व्याधियों को शौक। अब वक्त है दूसरी ऋषिता यानी ऋषिता साव जी से मुलाकात का। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि नृत्य एक ऐसी विधा है जिससे हम भावों को स्पष्ट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं आसानी से, जिन्हें हम शब्दों के माध्यम से बयां नहीं करना चाहते हैं, उसे नृत्य के माध्यम से भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं, चाहे वो प्रकृति के चित्रण की बात हो या फिर किसी भी भावों को दर्शाने की। तो एक बहुत ही अच्छा माध्यम है और इसी कड़ी में हमारे बीच हैं ऋषिका जी। आपसे हम बातें करेंगे और जानेंगे कि नृत्य हमारे लिए कितना आवश्यक है और नृत्य के माध्यम से हम कैसे अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं और साथ ही हमारे पास कई ऐसी छुपी हुई शक्तियां हैं जिसे हम जागृत कर सकते हैं, ऐसी ही कुछ कलाओं के माध्यम से। तो नृत्य एक ऐसी ही कला है। ऋषिका जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपको नृत्य के प्रति रुचि कैसे हुई? जी, मैं जब 3 साल की थी तब से मैं डांस शोज सब देखती थी। मेरे घर के आसपास कई लोग बड़े जो मेरे थे वो डांस क्लासेस जाते थे जी। तो उनको देख के मेरे को सीखने का मन हुआ और जब मैं डांस क्लास जाना शुरू करी तो फिर मेरे को उसमें बहुत इन्वॉल्व हो गई मैं और सीखने की इच्छा हुई जी। वो चलते चलते आप अभी तक कर रही हूँ वही चीज। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ कथक में ही जी। लॉकडाउन के टाइम पे हमारे पास काफी टाइम होता था कि हम प्रैक्टिस को दे सके अच्छा। या हम कुछ नई चीज इसमें कर सके। बाकी ऐसे जो नॉर्मल दिन होते थे उसमें इतना बिजी हो जाते थे कि कहीं बाहर जाना है, कि क्लासेस अटेंड करनी है कॉलेज की या कुछ घर के ही काम है या बाहर कुछ काम है, तो उसमें टाइम नहीं मिल पाता था। मतलब एक स्पेसिफिक एक टाइम फिक्स रहता था कि 1 घंटे करना है, उसके बाद आगे और दे नहीं पाते थे। लेकिन अभी लॉकडाउन में ऐसा है कि टाइम ही टाइम, तो हम जितना ज्यादा इस चीज पे फोकस कर रहे हैं मतलब वो बाकी पहले नहीं मिल पाता था। अच्छा, और जैसा कि कहा जाता है कि अभ्यास एक बहुत ही आवश्यक तत्व है, इसके माध्यम से हम उस विधा में अपने आप को और भी ज्यादा सशक्त बना सकते हैं। तो नृत्य भी ऐसी ही विधा है और इसमें अभ्यास की बहुत आवश्यकता होती है और इसीलिए आपने कहा कि समय की भी बहुत आवश्यकता होती है, जो कि कई बार व्यस्त जो शेड्यूल होता है उसके कारण मिल नहीं पाता। लेकिन अभी एक अच्छा आपको अवसर मिला है। तो हम ये जानना चाहेंगे ऋषिका जी कि आप कितने घंटे अभ्यास करती हैं? मेरा नॉर्मल अभी लॉकडाउन पे तो मेरा 3 घंटे का रिहर्सल चल रहा है सुबह शाम जी। और हमारे में कहा जाता है कि अगर आप एक दिन अभ्यास अपना छोड़ रहे हैं तो आप 21 दिन पीछे चले जाएंगे। मतलब वो 21 दिन जो आपने मेहनत की है वो पीछे हो जाएगा पूरा। जी, जी, जी। तो डेली अभ्यास करना बहुत जरूरी है। कभी ऐसा होता है कि टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है, फिर भी 20 मिनट ही सही, लेकिन वो एक जरूरी है करना। ऐसे नॉर्मल अगर टाइम है तो फिर 3-4 घंटे सुबह शाम दे देते हैं। जी जी। अभ्यास आप बहुत ज्यादा कर रही हैं और अभी जब लॉकडाउन में अच्छी बात ये रही कि आपको बहुत समय मिला है। आपकी जो नृत्य की विधा है कथक, इसके लिए आपने कैसे चुना कि कथक को ही चुनना है? जी, एक्चुअली मैं सबसे पहले तो भरतनाट्यम सीख रही थी शुरू के 3-4 महीने, लेकिन जो टीचर थी उनकी शादी हो गई तो वो आउट ऑफ स्टेशन चली गई जी। तो उनकी एक स्टूडेंट मेरे को कथक, जो भी टीचर है गुरु है मेरी, उनके पास उन्होंने मेरे को लाके छोड़ा था। तो वहाँ से फिर मैंने कथक शुरू किया। जी, जैसा आपने बताया कि पहले आप भरतनाट्यम सीख रही थी और फिर उसके बाद आपने कथक को कंटिन्यू किया। तो इसके विषय में बताइए कि किसी को अगर सीखना है, अभी कोई बच्चा अगर सुन रहा है या फिर कोई युवा ही सुन रहा है जो इस क्षेत्र में आना चाहता है, तो क्या करना चाहिए शुरू में? शास्त्रीय नृत्य सीखने के लिए तो पहले बहुत मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है जी। मतलब अगर कोई बोलेगा कि मैं 20 मिनट प्रैक्टिस करूं सिर्फ दिन के और मेरे को पूरा डांस अच्छे से आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं। जी, बहुत जी। लगन, बहुत डेडिकेशन लगता है, तो वो चीज मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है बच्चे को। अच्छा, कथक के विषय में कुछ बताइए जिससे हम ये जान सकें कि ये अन्य शास्त्रीय नृत्य है उससे कितना अलग है। कथक जो है ये नॉर्थ इंडिया का डांस फॉर्म है जी। मोस्टली जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स होते हैं वो साउथ के होते हैं, लेकिन कथक नॉर्थ इंडिया पूरा कवर करता है ये जी। और कथक में 4 घराने होते हैं, लखनऊ, जयपुर, बनारस और रायगढ़। अच्छा। छत्तीसगढ़ का एक घराना है रायगढ़। मैं जी, रायगढ़ जी। घराना ही प्रैक्टिस करती हूँ। हाँ। रायगढ़ घराने की शुरुआत पिलर जो है वो राजा चक्रधर सिंह जी ने रखी थी जी। उसके बाद उसमें 4 स्तंभ आए, पंडित कार्तिक राम जी, पंडित कल्याण दास महंत जी, पंडित किरतु महाराज जी और पंडित बर्मन लाल जी।
जी। तो इन्हीं के जो अभी वंशज हैं उस घराने को आगे लेके आ रहे हैं। और जो पंडित किर्तु महाराज जी थी, उनकी पुत्री सुश्री वासंती वैष्णव, मैं उन्हीं से ही सीख रही हूँ। जी, अभी तक आपने कहीं अपना परफॉर्मेंस भी दिया है, जैसे कि मैंने चक्रधर समारोह में परफॉर्म किया था। मैंने इंडिया के कई अन्य स्टेट्स में परफॉर्म किए हैं जी। नेशनल स्कॉलरशिप ले रही थी मैं अभी 2008 से 2018 तक के 10 साल में नेशनल स्कॉलरशिप होल्डर थी जी। और अभी ऑनलाइन भी आप परफॉर्म कर रही हैं क्या कहीं कहीं? ऑनलाइन नहीं परफॉर्म कर रही हूँ। अच्छा। कि ऑनलाइन परफॉर्मेंसेस एक तरीके से हम सब ने, मतलब जितने आर्टिस्ट हैं उन्होंने मिलके बैन करके रखा था, क्योंकि जब हम ऑनलाइन परफॉर्म करने लगेंगे तो लोग आमने सामने बैठ के देखना प्रेफर नहीं करेंगे। जी। मतलब जो एक आर्टिस्ट का ऑडियंस से कनेक्शन होता है एक स्टेज के थ्रू, वो मिसिंग हो जाता है इसमें। जी, अभी तो फिर काफी मुश्किल हो रही होगी ना इस बात को अगर देखा जाए तो, क्योंकि बीच बीच में परफॉर्मेंस होते रहते हैं तो काफी प्रोत्साहन मिलता है। हाँ, वो तो हो रहा है अभी जी। वैसे तो आप शुरू से ही इस विधा को कर रही हैं, तो आपको तो याद भी नहीं होगा, मतलब बहुत पहले से ही आप कर रही हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कि अगर किसी ने स्टार्ट नहीं किया है, किसी ने प्रारंभ नहीं किया है और उसके बाद फिर उसको प्रारंभ करता है, तो उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आते हैं। एक बात और है, जैसे हमने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया था, तो ऐसी कुछ जो विधाएं होती हैं, जो शौक होते हैं, हॉबीज होती हैं, जिसको करके हम अपने आप को और परिपूर्ण बनाते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा रहता है कि कोई अगर रूटीन का जो कार्य होता है उसको करते करते हमारा जो मन है वो थक जाता है, तो ऐसी जो रुचियां हैं उससे काफी मदद मिलती है। तो आपका क्या मानना है कि जो शौक है या जो रुचियां हैं उसके माध्यम से हम कितना अपने आप को स्वस्थ रख पाते हैं? शारीरिक रूप से तो रखते ही हैं, मानसिक रूप से भी कितना रख पाते हैं? इसके लिए मैं ये बोलूंगी कि कोई भी आर्ट फॉर्म सीखने के लिए कोई एक एज नहीं होती है, हम कभी भी सीख सकते हैं। तो जब हम कोई डांस फॉर्म सीखते हैं तो मेंटल बहुत क्या बोलना चाहिए कि एक आर्टिस्टिक स्किल उभर के आती है किसी भी एक इंडिविजुअल की। अच्छा। तो जब मतलब हम शुरू करते हैं तो एक शारीरिक व्यायाम भी होता है, अच्छा। एक्सरसाइज टाइप का भी हो जाता है, प्लस आप कुछ अच्छा सोचने लगते हैं। मतलब कुछ गाने ही सोच के दिमाग में स्टेप्स आते हैं कि नहीं हम इसमें ये कर सकते हैं या इसमें कुछ और हो सकता था। तो वो एक तरीके से मेंटली भी बहुत एक्सरसाइज होता है। मेंटल एक्सरसाइज और एक फिजिकल एक्सरसाइज, ये दोनों इन्वॉल्व होके एक डांस फॉर्म में आ जाते हैं। अच्छा। तो अगर कोई इसको करना चाहता है अपने रूटीन से हट के, या कोई थक गया है या बोर हो गया अपने एक लाइफ से, तो वो इस चीज को अपना सकता है। जी। अभी जब लॉकडाउन का समय था तो बहुत सारे बच्चों ने ऐसी चीजें की होंगी। कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई के दौरान हमें इतना समय नहीं मिल पाता है कि जो हमारी रुचियां हैं उसके बारे में हम सोच भी पाएं, या फिर सोचते ही रह जाते हैं, कभी उसको किसी मंच पे लाने का मौका नहीं मिल पाता है। तो अभी जो समय है, अभी जो लॉकडाउन का जो समय हुआ और उसके बाद जो काफी समय बच्चों को मिला पढ़ाई के अतिरिक्त, अभी जो व्यवसाय है या फिर कैरियर की राह जिस तरफ मोड़ी जा सकती है, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को अच्छा नहीं लगता वही परंपरागत काम करने में। तो फिर रुचियां जिस क्षेत्र में होती है, आपको क्या लगता है? अभी लॉकडाउन के टाइम पे बच्चों के पास काफी समय था, तो कई सारे अच्छे उभरते आर्टिस्ट सामने आए जी, जो जिनको अपना आर्टिस्टिक स्किल समझ आया कि हम ये भी कर सकते हैं। मतलब नॉर्मल एक पढ़ाई लिखाई की लाइफ से हम ये भी बहुत अच्छा कर सकते हैं जी। तो इस चीज का इंडिया में उतना सपोर्ट नहीं है मेन जी, कि एक कोई मतलब 9 to 5 जॉब के अलावा भी कोई इंसान कुछ कर सकता है, या बिजनेस ही जरूरी नहीं है कि सब करे। एक आर्टिस्ट अपना आर्ट फॉर्म भी दिखा के लोगों को इम्प्रेस कर सकता है। तो वो चीज यहाँ पे थोड़ा अपना सपोर्ट नहीं मिल पाता है बच्चों को जो न्यू है जी। तो वो अगर बच्चे थोड़ा उस चीज के लिए प्रिपेयर रहें कि नहीं हमको अगर यही करना है कि हमको अपना आर्ट फॉर्म ही आगे लेके जाना है, इफ वो मतलब यहाँ पे आज सोशल मीडिया के जमाने में ऐसा है ना कि वो जो सोशल मीडिया पे दिखा वायरल हुआ तो उसका नाम होता है, आर्टिस्ट उसके पहले नहीं जान पाते किसी को। तो वो जरूरी है कि लोग एक्सेप्ट करें कि आर्ट फॉर्म भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना 9 to 5 जॉब या कोई बिजनेस अर्न करने के लिए। बिल्कुल।
अब मैं ये जानना चाहूंगा कि इस विधा से संबंधित आपने कुछ सोचा होगा अपने भविष्य के बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में, तो आप और आगे क्या क्या करना चाहती हैं? मैंने जैसे कि बताया कि लॉकडाउन के टाइम पे था, तो मैंने काफी सारी बुक्स पढ़ी, कथक की, राजा चक्रधर सिंह जी की, चारों जो थे हमारे घराने के, उनके बारे में, या अन्य घरानों के बारे में, कि उनकी और क्या बोलना चाहिए हिडन जो रहता है कि ट्रूथ क्या क्या है, कि उनके हिस्ट्री में और क्या हुआ था जी। तो मैं अभी पीएचडी करने की प्लानिंग में हूँ। अच्छा। तो उसके लिए मेरे को काफी सारी नॉलेज मिली है अभी लॉकडाउन के पीरियड में, कि बुक्स के द्वारा जी, जी। जब मैं आगे पीएचडी करूँ तो वो उसमें मेरी हेल्प कर सकते हैं। पीएचडी मेरा अभी उद्देश्य है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आप अपने जैसे साथियों और उनके जो मम्मी पापा हैं, अभिभावक हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं कि जो शौक है, रुचियां हैं, इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर काम किया जाए? और कई बार कई चीजें छूट जाती हैं। अभी तो मौका मिला हुआ था एक नए सिरे से सोचने का, एक मार्ग को चुनने का, तो अभी तो मौका मिला हुआ था, लेकिन अक्सर ऐसा मौका मिल नहीं पाता है। अभिभावकों को मैंने इसीलिए शामिल किया है कि बच्चों की रुचियां कभी कभी कुछ अलग होती हैं और उनकी इच्छाएं, उनकी आकांक्षाएं कुछ अलग होती है, तो इसमें कैसे तालमेल बैठाया जाए? आपका क्या संदेश है दोनों के लिए, बच्चों के लिए भी और अभिभावकों को? जी, मैं बस पेरेंट्स को इतना ही बताना चाहूंगी कि जब आपका बच्चा किसी एक दूसरे फील्ड में काफी अच्छा कर सकता है, या उसका इंटरेस्ट उसमें है, या उसकी आर्टिस्टिक स्किल्स उसके साथ है उस चीज के लिए, तो उस चीज में उसका सपोर्ट कीजिए, ताकि वो आगे चल के अपना एक मेंटल प्रेशर में ना रहे कि मेरे पेरेंट्स ने कहा है तो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये तो मेरी रुचि किसी और में है। तो बस अपने बच्चों का सपोर्ट करिए, और बच्चे अपने पेरेंट्स को थोड़ा समझने की कोशिश करें, उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करें, या उनको बताएं या उनको समझाएं कि उनकी एक्चुअल में एक्टिविटी या उनकी एक्चुअल में रुचि किस चीज में है, ताकि उनके ऊपर भी प्रेशर ना रहे कि मैं बोल सकता था लेकिन मैं नहीं बोल पाया। जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है, और आज बहुत ही अच्छा लगा है। इतनी अच्छी बातों के साथ हमारे श्रोताओं को भी मन हो रहा होगा कुछ थिरकने का, कुछ उनके दिमाग में कुछ संगीत भी आने लगा होगा, क्योंकि नृत्य और संगीत तो एक दूसरे के पूरक हैं। तो आपको कोई एक गाना याद आ रहा होगा जो आप अपने सभी साथियों को, श्रोताओं को सुनाना चाहती हैं? मूवी आजा नचले का मोरे पिया। जी बिल्कुल, आपकी पसंद पर हम ये श्रोताओं को गीत सुनवाते हैं।
ओरे पिया ga ma ma pa 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 ma ga re sa sa re sa ga ga re ma ga pa pa ma ga da ma ni da da ma pa da ma da ni da ni da na नजरें बोले दुनिया तोले दिल की ऋषिका जी, आपसे आज बातें करके नृत्य के संदर्भ में हमने बहुत सारी जानकारियां जानी हैं और साथ ही आपने जो संदेश दिया है कि जो रुचियां हैं, जो भी चाहे कोई भी हो, चाहे नृत्य हो, चाहे चित्रकारी हो या फोटोग्राफी हो, बहुत सारी रुचियां भी आजकल अलग अलग प्रकार की हैं और सामने आते जा रही हैं धीरे धीरे। तो उसे जागृत करने के लिए आपने जो संदेश दिया है, इसे निश्चित रूप से सभी हमारे साथी अपने मन में जो भाव आ रहे हैं उसको साकार रूप लेकर आएंगे और अपने शौक को न सिर्फ जीवित रखेंगे बल्कि उसे जिएंगे भी, क्योंकि शौक को जीना बहुत ही आवश्यक है हर लिहाज से। बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे बातें करके, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर। श्रोताओं, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के पहले महानिदेशक ब्रॉक चिशहोम एक मनोरोग चिकित्सक थे। उनका एक प्रसिद्ध वक्तव्य है, बगैर मानसिक स्वास्थ्य के सच्चा शारीरिक स्वास्थ्य नहीं हो सकता है। जी हाँ श्रोताओं, मानसिक स्वास्थ्य को बचाए रखने में हम खुद ही अपनी सबसे बड़ी मदद कर सकते हैं। व्यर्थ की बातों में न उलझकर अपनी अभिरुचियों यानी हॉबीज पर ध्यान केंद्रित करें। सुख और दुख केवल मानसिक अवस्थाएं हैं। अगर हम अपने मन को संतुलित रख सकते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि हम पूर्णता की ओर अग्रसर हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि रास्ता कितना कठिन है, अगर खुद पर यकीन हो तो कुछ भी आसान हो सकता है। आइए खुद को पहचानें। जब मन रहेगा तरोताजा तो जिंदगी का मजा ले पाएंगे और भी ज्यादा। तो फिर ऐसी ही जानकारी भरे रोचक बातों के लिए जुड़े रहिए आकाशवाणी से, लाइव ऐप के माध्यम से और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। मिलते हैं एक नए अंक में, तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र अविनाश दिवाकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम। भेंटकर्ता और प्रस्तुतकर्ता थी अविनाश दिवाकर। प्रस्तुति आकाशवाणी बिलासपुर की थी। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।